सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूं आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जिनकी कुंडली मैं आपके सामने लेकर के आया हूं, इनका नाम है विश्वेश्वर। ये हैं ओबरा, उत्तर प्रदेश से ये कुंडली मुझे भेजी गई है। ये वो कार्यक्रम है जो 2 हिस्सों में जाता है। आज शुक्रवार के कार्यक्रम में ये सुबह में मिला। इसी कार्यक्रम का दूसरा हिस्सा, जहां मैं लग्न के साथ नवांश और दशमांश कुंडली का अध्ययन करूंगा, वो शाम को 8 बजे मिलेगा। ये कार्यक्रम का पहला हिस्सा है। सबसे पहले मैं आपको इनकी कुंडली के पंचांग से परिचय करा देता हूं। इनकी कुंडली में इनका जन्म हुआ है 2053 विक्रम संवत और शक संवत है 1918। विकृति संवत्सर में इनका जन्म हुआ है। विकृति संवत्सर में जन्मे लोग बड़े ही दूसरों के धन का संचयन करने वाले होते हैं और उनके भी धन के प्रति या उनके भी वस्तुओं के प्रति अपने ही जैसा भाव रखते हैं, अपने ही धन जैसा भाव रखते हैं। इसके कारण कई बार वो अत्यंत अति आत्मविश्वासी हो जाते हैं। ये बात है। यहां ये शिशिर ऋतु में जन्मे हैं, इस वजह से व्यक्ति के कामों में शनि के प्रभाव के कारण, शिशिर ऋतु के अधिपति शनि होते हैं, उसके स्वामी, इस वजह से यहां शनि के प्रभाव में होने के कारण व्यक्ति के कार्यक्षेत्र में मेहनत करने की आवश्यकता होगी और व्यक्ति को बल लगाने की आवश्यकता है। साथ ही साथ इनका काम होगा अवश्य, थोड़े विलंब से संभव है। शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि के चंद्रमा शुभग्रह नहीं होते, वो पापग्रह होते हैं। इस वजह से इन्हें कई बार मेहनत करने के बाद धन की प्राप्ति होती है। धन एक जैसा नहीं आता, कभी ज्यादा कभी कम ऐसा आ सकता है। इस वजह से कोशिश करने की आवश्यकता यहां पे इस कुंडली में यह होगी कि नियंत्रित और बिल्कुल ही बिना किसी फ्लक्चुएशन के धन का आगमन बना रहे, धन की गति बनी रहे। समझ रहे होंगे कि एक ऐसे नौकरी के बारे में व्यक्ति को ढूंढने की आवश्यकता है या खोजने की आवश्यकता है, विचार करने की आवश्यकता है जो उन्हें संतुलित और सामान्यतया प्रत्येक महीने में उतनी आमदनी करा ही दे। मिनिमम 50, 60, 70, 80, 90, 100, 1 जैसा भी हो। क्योंकि इस कुंडली में कई बार व्यक्ति को खुद का व्यवसाय भी करते देखा जाएगा और व्यक्ति को पदस्थ अधिकारी भी बनते देखा जाएगा, जहां वो कई बार एक नियमित आय के बाद असंतुलन में बहुत अधिक धन कमाने का योग्य हो जाता है। सोमवार के जन्मे होने से शांति प्रिय है, अनुशासन से हीन नहीं है और हमेशा ही शांति में रहना चाहता है। पर जब कभी भड़क जाता है तो फिर उसको संभालना बड़ा मुश्किल होता है। माता और पिता का आदर करेंगे क्योंकि ये पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में जन्मे हैं और एक ऐसी स्थिति जहां पे वरीयान योग इनको बहुत ज्यादा पॉलिटिकल बनाता है और बहुत ज्यादा सामंजस्य बनाने वाला बना देता है। एक ऐसी स्थिति जहां शूद्र वर्ण और मनुष्यगण के होने के कारण व्यक्ति शौकीन है, श्रेष्ठ बनना चाहता है और अपने पीछे लोगों की भीड़ देखना चाहता है। ये कभी भी किसी का पिछलग्गू नहीं बनेगा। इनके अपने दर्शन होंगे, इनकी अपनी बुद्धि होगी, इनके अपने निर्णय होंगे और इनके अपने भाव होंगे। एक अलग दर्शन को लेकर के व्यक्ति चलता है और कभी भी किसी के पीछे घूमने की स्थिति में नहीं होता। पिछलग्गू नहीं बनना चाहता है, समाज का दिग्दर्शन करना चाहता है। क्लियर है? इस पंचांग में आपको मैं एक बात और बता दूं, शूद्र वर्ण के होने के कारण व्यक्ति में सात्विकता के प्रभावों की कमी देखी जाएगी और साथ ही साथ तामसिक और राजसिक प्रभावों का प्रभाव ज्यादा होते देखा जाएगा। ऐसी अवस्था में ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, मोह, मात्सर्य, मद, प्रभाव और प्रमाद आदि इन सब चीजों से व्यक्ति को बचने की आवश्यकता है और अगर संभव हो तो जितना ज्यादा हो सके अच्छे लोगों के संपर्क में रहें, अच्छे लोगों से मित्रता करें। गलत और गंदे लोगों से बचने की आवश्यकता इस कुंडली को होगी क्योंकि ये तुरंत ही किसी अन्य चीजों से प्रभावित होने वाली ये कुंडली होती है। व्यक्ति अच्छे पदों पे जाकर के अच्छे तरीके से जीवन बिता सकता है। ये कुंभ लग्न है जो विपरीत तो नहीं पर ये शनि की मूल त्रिकोण राशि है और ये एक ऐसी राशि है जिसके अपने दर्शन होते हैं, जिस सिद्धांत को व्यक्ति पालित करता हुआ अपने जीवन को जी लेता है। ऐसा खास करके ये स्थिति और भी ज्यादा बलवान तब हो जाएगी, लंबी गर्दन, लंबे नाक, सुंदर त्वचा, मोटे रोम छिद्र होते हैं, मोटे रोए वाला, बालों को थोड़ा कड़ा और कठोर देखा जाता है। व्यक्ति कठोर भी बोलता है और अपनी परिपक्वता पे उसे पूरा भरोसा होता है कि वो जो कह दिया
वो कह दिया, और अपने सामने कई बार गुरुओं की भी ना सुने, ऐसा बोल दिया तो बोल दिया, ऐसा वाला भाव। पर ये भाव कई बार बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता है हमारे दृष्टिकोण में। और आप लोगों को भी ये बात पता होगी कि गुरु के सामने कभी भी बोलने से और किसी भी तरीके के अपने भाव, ऐसा नहीं कि गुरुजी मैं ये चाहता हूँ, ऐसा करके नहीं कहना चाहिए। माता पिता से भी मैं ऐसा चाहता हूँ, ऐसे भाव नहीं रख के, विनयशील होकर के, विनम्रता के साथ, बस 10 लाइन की बात हो तो उससे 1 लाइन में पूरी करने की कोशिश करनी चाहिए। जितना ज़्यादा हो सके अपने बड़े लोगों का, माता पिता, गुरु, भाई, जो गुरु तुल्य हैं, उन लोगों को सुनने की आवश्यकता होती है, उनके सामने बोलने की आवश्यकता नहीं होती। जितना ज़्यादा हो सके एक अच्छा श्रोता अगर बन जाएंगे तो वही सुनने का गुण आपको बाद में एक अच्छा वक्ता बना सकता है। ये बात समझते हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा ग्राह्य शक्ति रहेगी, जितना ज़्यादा ग्रहण करने का बल रहेगा, उतना ही व्यक्ति और भी गंभीर और शांत होता जाता है। और जब कभी उसमें पत्थर मारा जाता है तो वही रुका हुआ बल उसे बाद में वाणी के रूप में वो प्रस्फुटित होता रहता है। तो कहने का अर्थ है यहाँ पे कि कुंभ लग्न और कुंभ ही राशि, इससे व्यक्ति के प्रकृति को बल मिलता है और उसकी प्रवृत्ति गंभीर होती जाती है। ये वायु तत्व का लग्न है जहाँ पे विकास तुरंत ही निश्चित हो जाता है। और ये शनि की राशि है, यहाँ पे शनि की दशा जातक के जीवन को भौतिकीय संसाधन से युक्त रखेगी। लग्न बना है 23 डिग्री का, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, गुरु और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के दूसरे चरण का ये लग्न होगा, जिसके अधिपति शुक्र हो जाएंगे। तो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र और उसके अधिपति गुरु और उसके नक्षत्र के अधिपति शुक्र होंगे, और वो शुक्र बैठे हैं धनु राशि में, मूल नक्षत्र के 9 डिग्री के हिसाब से वो ठीक है। जिस राशि में बैठे उस राशि का अधिपति निकट नीच का है। इस वजह से हालांकि उनका नीचभंग नहीं हुआ, क्योंकि शनि का गुरु से परिवर्तन है तो ये नीचभंग होगा, लेकिन संतुलित वाला नहीं होगा। परिवर्तन योग के कारण निश्चित रूप से अच्छाइयां गुरु दे देंगे। पर बात यहां लग्न की है। लग्न बना है 23 डिग्री 34 कला, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के दूसरे चरण का। अब ये जो प्रभाव की स्थिति बनेगी, यहां पे जातक को धीर, धनी, गंभीर, बुद्धिमान, पर पराई स्त्री को देखने वाला और कई बार अपने सुख और इंद्रियों के उपभोग की लिप्सा को पूरा करने वाला होता है। चंचल मन और चंचल चित्त का होता है। प्राण इसके कई बार बड़ी जल्दी बदलने वाले होते हैं। तो ये ना हो, बदलाव तुरंत ना हो, निर्णय ले लिया तो ले लिया, ऐसा वाला भाव होना चाहिए। लग्न में चंद्रमा 24 डिग्री के, नक्षत्र बना पूर्वा भाद्रपद, गुरु नीच के हैं। इस वजह से ये लग्न भी उत्तरोत्तर बलवानी है। इसे कमजोर अवरोह अवस्था का लग्न इसे कहते हैं। अवरोह अवस्था का जो लग्न होगा वो व्यक्ति को अनुभव से युक्त बनाता है, अनुभवी बनाता है और सार तत्वों को समझने वाला बनाता है। हो सकता है पूरा चैप्टर व्यक्ति को याद ना हो, पर इनके अंदर ऐसे गुण हो सकते हैं कि व्यक्ति उस तत्व का सार समझ जाए, जो विश्लेषण है उसका सार तत्व समझ जाए कि ये मूलतया यही है। तो कई बार एक्सप्लेनेशन व्यक्ति ना करे पर उसके मूल रहस्यों को समझने वाला व्यक्ति होता है और अपने शब्दों में ही उत्तर देने वाला होता है। जैसे आप लोग परीक्षा में देखते होंगे ना, लिखा होगा विद्यार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें। तो अपने शब्दों में उत्तर दें, इसका अर्थ यह होता है कि कॉपी ना करें। कोई चिट पुर्जा लेके गए हैं तो वो ना करके आए और अपने शब्दों का इस्तेमाल यथावत करें, जो भी आपके हृदय में उसके उत्तर बनते हों। तो यहां पे ये बात बहुत ज्यादा लागू होगी कि व्यक्ति दूसरों के बनाए नियम, सिद्धांत आदि में भरोसा करेगा। ऐसा नहीं है कि वो अनुशासनहीन है, क्योंकि लग्न में चंद्रमा बैठे हैं, शनि से प्रभावित है, पर उसके अपने गुण और दोषों के बारे में वो ज्यादा प्रसार उसका करेगा। उसके अपने और गुण दोष उसके लिए बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। पहले अपनी बात, अपने बनाए सिद्धांत, फिर समाज का सिद्धांत। धर्म भीरू नहीं होगा, धार्मिक होगा, प्रसिद्ध होता है। और मैं कह रहा था कि धर्म भीरू नहीं होता। इस कुंडली में पंचांग में सबसे अच्छी बात यह है कि व्यक्ति का जन्म शुक्ल पक्ष को हुआ है, सोमवार को हुआ है, और कम से कम राजसिक बढ़ करके व्यक्ति को सात्विकता की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता होगी। क्लियर है? लग्न के अधिपति धन भाव में, परिवर्तन योग पर धन टिके नहीं और कम से कम अनियंत्रित होकर के धन आने की स्थिति में होता है। सूर्य, बुध और शुक्र, यहां पे सबसे पहले मैं दशम भाव की बात करता हूं।
दशम भाव के अधिपति मंगल होते हैं, जाकर के बैठे हैं कन्या राशि में, ये थोड़े कमजोर होंगे राहु के साथ बैठने के कारण, और रोग भाव के अधिपति जन्म कुंडली में लग्न में बैठने के कारण, और लग्न पे किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं होने के कारण, लग्नेश शनि के ऊपर मंगल राहु के प्रभाव के कारण ये जो कुंडली बनेगी ये आपसे मेहनत मांगेगी। चतुर्थ भाव के अधिपति का जन्म कुंडली में लाभ में बैठने के कारण ये अच्छी बात होगी। भाग्य भाव के अधिपति का लाभ में बैठने के कारण, पंचम भाव के अधिपति के साथ भाग्य भाव के अधिपति की युति शुक्र और बुध की एक साथ होने के कारण, सूर्य जैसा सप्तमेश अपने भाव से 5 घर आगे बैठा, इसके कारण ये कुंडली बहुत सारे परिणाम और पूर्वजों के आशीर्वाद के साथ साथ भाग्य के सुख को भोगने वाली होगी। व्यक्ति का काम कभी रुके नहीं, उसके ऊपर भगवान का आशीर्वाद बना रहे, उसके पिता का सुख उसको मिलता रहे, जो चाहे वो पूरा करके दिखा दे, ऐसी ये कुंडली है। रोग के अधिपति के लग्न में बैठने के कारण व्यक्ति ऋण में रह सकता है, कुचक्र में फंस सकता है, किसी पे भरोसा करे तो नुकसान में जा सकता है। दूसरे का भरोसेमंद है पर आपके भरोसे के लायक शायद दुनिया में बहुत कम लोग हों। माता से सुख हमेशा ही, और महाभाग्यशाली योग लगा करके शुक्र बैठे हैं। भाग्य और पंचम के अधिपति का एक साथ बैठना, ये दोनों त्रिकोणों के अधिपतियों का एक साथ बैठ करके पंचम को देखना व्यक्ति को सुशिक्षित, सुव्यवस्थित, अनुशासित और प्रगाढ़ प्रेम करने वाला बना देंगे। धन भाव के शनि मंगल राहु केतु का प्रभाव पैतृक संपत्ति में विद्वेषण, पैतृक संपत्ति से परेशानी और पैतृक संपत्ति पे विवाद की स्थिति अगर ना हो तो ज्यादा बढ़िया है। अगर ऐसी कोई बात है तो उसे जितनी जल्दी हो सके निपटने की कोशिश करनी चाहिए, और ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो आपके भी जीवन में, आपके बच्चों के बीच में, और आपके भी साथ आपके पिता का जो संपत्ति है, पिता का जो प्रभाव है वो कमजोर ना हो, इसका ध्यान अवश्य रखना चाहिए। वाणी झूठी ना हो, दिखावा ना हो, क्रोध ना हो, बाहर का कुछ और है अंदर का कुछ और है, ये भाव ना हो। गंभीर आप हैं, बुद्धि आपकी विषम नहीं है, आप सत्य बोलने वाले हो सकते हैं और भी ज्यादा सत्य बोलने की कोशिश करिए। किसी के सामने कभी भी अपने मूल व्यवहार से कोई परिवर्तन न करिए। मांसाहार त्यागने की आवश्यकता, जितना ज्यादा हो सके शुद्ध और संतुलित भोजन करें। एक्सीडेंट वगैरह में नुकसान न हो इसका ध्यान रखना चाहिए। इसके अतिरिक्त व्यक्ति को हृदय क्षेत्र से परेशानी न हो इसका ध्यान रखना चाहिए। नेत्र क्षेत्र से परेशानी न हो यह ध्यान रखना चाहिए। बालों से संबंधित समस्या ना हो, पेट से संबंधित समस्या ना हो, ऑपरेशन आदि के योग न बने, ऐसा कोई भी कृत्य ना करें। भगवान ने आपको जो अंग दिया है, मैं बड़ा अपनी बात बताता हूँ, मैं पर्सनली अपनी बात बताता हूँ। मैं ये सोचता हूँ हे भगवान मेरे अंग भंग ना करना। कभी ऐसा ना हो जाए हाथ टूट गया, कभी पैर टूट गया, कभी उंगली टूट गई, कभी सर फट गया, ऐसा कभी मेरे साथ नहीं हुआ है। और आगे भी भगवान से यही कहता हूँ और सबके लिए भी यही कहता हूँ, हे परमात्मा कभी भी किसी के साथ अंग भंग का योग ना लगा हो। क्यों? मेरे अपने दर्शन के हिसाब से मैं ये सोचता हूँ परमात्मा ने आपको शुद्ध और स्वच्छ और बिल्कुल ही संतुलित शरीर दिया है, इसे जस का तस जाकर के भगवान को लौटा दीजिए। हाँ, जब इसे अग्निदाह करा जाए तो ये सिर्फ अपने जीर्ण अवस्था को प्राप्त करा रहे या किया रहे, इसे टूटने और फूटने से बचा करके रखिए। हमारे सैनिकों को यह बल प्राप्त हो, उनका अंग सदैव सुरक्षित और पुष्ट बना रहे। मैं ऐसा भगवान से कहता हूं और खुद के बारे में भी यही सोचता हूं, सबके बारे में कहता है भगवान किसी का अंग भंग ना हो, वो अंग से सुरक्षित रहे और अंग उसके जो है वो एकदम बिल्कुल पुष्टता को प्रदान करते रहे। ऐसा अब इस चीज को प्राप्त करने के लिए आप लोगों को एक बड़ी अच्छी बात बता देता हूं। भगवान सूर्य के जो 12 नाम हैं, उनसे उनको 12 बार प्रत्येक दिन जल अर्पित करना चाहिए। 12 बार प्रत्येक दिन सूर्य के 12 नाम से जो व्यक्ति कम से कम सूर्य को अर्घ दे, वो कभी भी दरिद्र नहीं होता, उसका प्रभाव कमजोर नहीं होता और उसकी विद्वता नष्ट नहीं होती, उसका धन नष्ट नहीं होता और वो हमेशा ही चिरायु बना रहता है। शुद्ध और श्रेष्ठ जीवन के प्रति उसकी भगवान की स्तुति और आशीर्वाद की बनी रहती है। ऐसा तो आप लोगों को भी ये बात करने की आवश्यकता है। अपने अंग को सुरक्षित रखना है, अपने शरीर में रोग से अपने आप को मुक्त रखना है, तो ये काम आपको भी करना चाहिए। आपकी कुंडली में सूर्य ने
किसी को अस्त नहीं किया है। 4 डिग्री के गुरु हैं और 29 डिग्री के सूर्य, हालांकि ढलान पे ही है, चंद्रमा भी ढलान पे, सूर्य भी ढलान पे है, इस वजह से थोड़े बल की आवश्यकता। तो आपको भगवान सूर्य की उपासना नियमित रूप से करनी चाहिए, क्योंकि ये डेली रूटीन भाव के अधिपति हैं। ये आपका नियमित जीवन है और छोटा समाज है, ये आपका बड़ा समाज है, ये आपकी जनता है। यहाँ के अधिपति लाभ में बैठे हैं, आपको लोगों से और समाज से निश्चित रूप से हमेशा लाभ होता रहेगा। इस कुंडली में धन भाव के अधिपति 12 में, मकर राशि के नीच के परिवर्तन के कारण नीच भंग होगा। भाग्य भाव का प्रभाव पंचम भाव पे, पंचम भाव के अधिपति का प्रभाव पंचम भाव पे, इस वजह से व्यक्ति की शिक्षा दूषित नहीं होगी, प्रभावित नहीं होगी। और कम से कम अष्टम भाव के मंगल कन्या राशि में बैठे हैं तो व्यक्ति को कभी भी विपरीत परिस्थितियों से लड़ने की ताकत हमेशा रहेगी, पर हाँ, पेट की समस्या न हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। कुंडली में 5 सबसे अच्छी बातें क्या हो सकती है? लग्न में चंद्रमा का बैठा होना, लग्न में विषम संख्या की राशि का बनना, लग्न के अधिपति का धन में जाना, पंचम और नवम के अधिपति का पंचम को देखना, भाग्य भाव से एक घर पीछे भाग्य भाव के बाद लाभ भाव में सूर्य का बैठना, चतुर्थ भाव के अधिपति का एकादशवें में बैठ करके पंचम को देखना, केंद्र त्रिकोण का योग बनेगा। ये राजयोग स्थिति राजयोग कारक बन जाएगी बात। कुंभ लग्न की कुंडली के लिए सर्वाधिक योग कारक होते हैं शुक्र, क्योंकि केंद्र और त्रिकोण के अधिपति होते हैं। एकादशवें में बैठेंगे तो कई जगह से धन लाभ कराएंगे, भाग्य का सुख देंगे, संतान उत्पत्ति में बाधाएं उपस्थित नहीं होने देंगे, व्यक्ति को अंक कम मिलता है, मेहनत ज्यादा करने की आवश्यकता ये गुरु यहाँ पे दे रहे हैं। व्यक्ति कभी भी गलत और निंदनीय कृत्यों में उलझेगा नहीं, लेकिन शनि मंगल राहु केतु का प्रभाव एक साथ बैठ जाने के कारण व्यक्ति को हमेशा ही भरोसा करने से बचना चाहिए। अपनी वाणी पे संयम रखने की आवश्यकता इस कुंडली को बनेगी। इस कुंडली में और भी अच्छी बात क्या हो सकती है? पराक्रम भाव के अधिपति जन्म कुंडली में मंगल बनते हैं और उनकी दृष्टि जन्म कुंडली में नवम भाव एकादशवें भाव पे है। गुरु पराक्रम के कारक और पराक्रम के अधिपति मंगल को देख रहे हैं, पर नीच के होकर के देख रहे हैं, इसके पास उनका बल थोड़ा कम रहेगा। इसके कारण व्यक्ति के परिणाम में निश्चित रूप से हाँ आने के योग लगेंगे, पर ये योग जो बना है ना, ये मंगल वाला, ये आपसे मेहनत ज्यादा करवा रहा है। इसलिए आपको कम से कम अपने परिवार के किसी एक सदस्य को, खास करके माता या पिता को कहिए, आपके समुचित विकास के लिए सुंदरकांड का पाठ किया जाए। आपके समुचित विकास के लिए, आपके करियर के उत्थान को प्राप्त करने के लिए सुंदरकांड का पाठ प्रत्येक दिन अगर संभव हो तो करें, अन्यथा कम से कम मंगलवार को अवश्य करें या शनिवार को, कोई एक वार को अवश्य करना चाहिए। इस कुंडली में धन व्यय के साथ रहेगा। अनुभव व्यक्ति के पास है, अनुशासनहीनता नहीं है, अनुशासन को समझने वाला है, परिपक्व है, अनुभवी है, दार्शनिक है। शनि की दशा लाभदायक होगी। शुक्र की दशा थोड़ी बहुत परेशान करने वाली हो सकती थी, लेकिन नहीं होगी। मूल नक्षत्र के बैठे हैं, शनि से दृष्ट हैं, इस वजह से हृदय क्षेत्र परेशान ना हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। पिता को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपकी कुंडली में पिता भाव अष्टम में बैठा है, गुरु से देखा जा रहा है, इस वजह से इतनी बात तो कह सकता हूं कि पिता पराक्रमी हैं, पर वो आपके कारण थोड़े बहुत मानसिक चिंताओं में रहने वाले हैं और वो निरंतर 24 घंटे आपकी फिक्र करते रहते हैं। उससे उनको सुरक्षा प्रदान करिए अपने कर्मों के द्वारा। मतलब कहने का है, आपको अपने परिणाम और आपको अपने कर्म और आपको अपना विश्वास अपने परमात्मा स्वरूप भगवान के ही प्रतिनिधि अपने माता और पिता को दिलाने की आवश्यकता है। नहीं मैं ठीक हूं, नहीं मैं निरंतर विकास में हूं, नहीं मैं निरंतर ही श्रेष्ठ बनता जा रहा हूं, आपको चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो आपके कारण परेशान हो सकते हैं, ऐसा मैं देख रहा हूं। और पराक्रमी भी होना होगा और शौर्य और पराक्रम से युक्त होकर के ये कुंडली को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। धन संपत्ति चल अचल भाव ये सब आपकी कुंडली में रहेगा। आपकी वाणी, आपका नैतिक होना, आपका भाग्य, पुरखों की जमीन जायदाद की स्थिति, ये सब आपके पास है। थोड़े बहुत मतभेद बनेंगे, उसको ठीक करने की आवश्यकता आपको करनी होगी। अब मैं आपको इनकी कुंडली में कुछ योगों के बारे में चर्चा कर देता हूं। जैसे एक भी अच्छा योग इस कुंडली में नहीं बना। आपने देखा जैसे लग्न में कोई ग्रह नहीं, बहुत बढ़िया, चंद्रमा बैठे भी हैं तो वो चतुर्थ भाव 6वें भाव के अधिपति होकर के बैठे हैं। इसके अतिरिक्त उसके पास पक्ष का बल नहीं है,
लग्न पे किसी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है। लग्नेश जहाँ बैठे हैं वो भी नीचा विलासी ही बैठ रहे हैं, 1 नंबर की तरफ शनि नीच की तरफ हो जाते हैं। गुरु इस कुंडली में नीच के हैं, गुरु अस्त भी हैं। इसके अतिरिक्त लग्न के ऊपर कोई शुभ ग्रह का प्रभाव नहीं है, लग्नेश के ऊपर कोई शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है। कुंडली के सर्वाधिक योग कारक ग्रह शुक्र जन्म कुंडली में शनि मंगल जैसे पापक ग्रहों के बीच और उनके केंद्र में है, या फिर उनका प्रभाव कमजोर हो रहा है। पर एकमात्र ऐसा योग जो इनकी कुंडली को बल देगा वो है शकट भंग योग। चंद्रमा अगर जन्म कुंडली में गुरु से ठीक आगे हो, चंद्रमा पे किसी शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो और गुरु की दृष्टि अगर 6वें भाव पे पड़ जाए, ये सकट योग हो गया। गुरु और चंद्रमा का द्विद्वादश में जाना, सकट योग तो लग गया, क्योंकि गुरु और चंद्रमा एक दूसरे से केंद्र में नहीं है। लग्न से केंद्र में गुरु नहीं है, चंद्रमा से केंद्र में गुरु नहीं है, पर गुरु की दृष्टि अगर सकट योग लगा हो कुंडली में और अगर गुरु की दृष्टि 6वें भाव पे होती हो तो यह सकट भंग हो जाता है और जातक आरंभ के जीवन में कष्ट भोगता है, दिक्कत होती है, उसमें कंफ्यूजन होता है, इधर उधर भटकना पड़ता है, पर बाद में जाकर के उसका जीवन संतुलित हो जाता है। केंद्र में चंद्रमा, पंचम को सूर्य की दृष्टि, भाग्य भाव से सूर्य का प्रभाव या युत होना, युति कर लेना, गुरु और सूर्य का सन्निकट होना, धन भाव में शनि का बैठना, लग्न में चंद्रमा का बैठना, पंचम भाव से त्रिकोण में चंद्रमा का होना, गुरु की दृष्टि 6वें और मंगल पे पड़ना, ये सब इस कुंडली में कई प्रकार के युगों का निर्धारण करेंगे और उस कुंडली को बल देंगे। इस कुंडली के लिए अंक 2 बहुत अच्छा रहेगा। इस कुंडली के लिए नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद, सतभिखा, हस्त, पुनर्वसु, रेवती और उत्तरा फाल्गुनी, ये नक्षत्र अच्छे रहेंगे। नक्षत्र कमजोर पूर्वा भाद्रपद रहेगा, उसमें कुछ भी दान देना और कुछ भी कृत्य करना, कुछ भी यात्रा वगैरह करना बहुत बढ़िया नहीं रहेगा। दिशा इनकी कुंडली के लिए पश्चिम बहुत अच्छी रहेगी। अंक मैंने 2 बताए। शनिवार का दिन बहुत अच्छा रहेगा। इसके अतिरिक्त व्यक्ति की कुंडली में बुध का प्रभाव बुद्धिमान बनाएगा, शुक्र का प्रभाव अनुभवी बनाएगा, सूर्य का प्रभाव जातक को धार्मिक, सांसारिक और मोरालिटी जागृत करने वाला बनाएगा। चंद्रमा की स्थिति जातक को कम से कम इमोशनल, गुरु का प्रभाव इस कुंडली को बल देगा और जातक को नैतिकीय तत्वों से युक्त रखेगा। शुक्र का प्रभाव जातक को अनुभवी बनाने के साथ साथ धार्मिक और मंत्र पाठ करने वाला बनाएगा, विभिन्न बिंदुओं पर विचार करने वाला और लड़ करके जीतने वाला, साथ ही साथ ज्ञान पक्ष में माहिर बना देता है अपने क्षेत्र का। शनि इनकी कुंडली में जिस स्थिति में बैठे हैं, मैं नक्षत्र की बात कर रहा हूं, उसमें व्यक्ति को गंभीर और गंभीर क्षेत्रों से धन कमाने वाला बनाएगा, पदस्थ अधिकारी बना करके व्यक्ति को सुशोभित कर देता है। यह शुक्र और शनि का संयोग अच्छा रहेगा, क्योंकि शुक्र पे शनि की 10वीं दृष्टि है। शनि की दृष्टि मित्रता पूर्वक, शनि की दृष्टि मित्र वाली, शनि की दृष्टि यहां भी सामान्य है, पर योग है क्योंकि वो गुरु से संबंधित है। विदेश से भी व्यक्ति जुड़ करके धन कमा सकता है, अपने जन्म स्थान से दूर जाकर के धन कमा सकता है। गुरु की दृष्टि पंचम भाव पे, शनि की दृष्टि पंचम भाव पे, मंगल का प्रभाव एकादश में, मंगल का प्रभाव शनि पे, मंगल का प्रभाव यहाँ पे, यहाँ के लिए मंगल का प्रभाव बहुत अच्छा होगा। यहाँ के लिए भी व्यक्ति को परीक्षित की तरह धर्म का रक्षक और हमेशा अपनी शर्तों पे काम करने वाला बना देगा। मंगल का प्रभाव यहाँ के लिए व्यक्ति को कई बार थोड़ा कठोर, कड़वा और गंभीर, लेकिन मित्र की राशि को देख रहे हैं, इस वजह से धन आने में दिक्कत नहीं होगी। ये आपकी कुंडली का पहला हिस्सा। इस कुंडली के दूसरे हिस्से के साथ मैं और भी उपस्थित होऊंगा मजबूती से। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शाम का कार्यक्रम भी देख लीजिएगा अवश्य। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।